अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एशियन का यूनिट 2 पोस्ट आर एंड बीएसएन सेमेस्टर 1 ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स एंड नेंडा। तो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफाइन नेंडा, नेंडा क्या चीज है, फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस, define functional health patterns, discuss the purpose of utilizing FHP as a tool for assessment for patients, enumerate the functional health patterns and their basic concepts, obtain history, taking and physical examination of the client through utilizing FHP, formulate nursing diagnosis based on FHP assessment tool, identify altered physiological function based on FHP। तो आइए देखते हैं FHP और नेंडा क्या चीज है। नेंडा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन इंटरनेशनल, which is now known as NANDA International. It is a professional organization that focuses on the development and promotion of nursing terminology and standardized nursing diagnosis. NANDA International plays a crucial role in the field of nursing by providing a standardized language that helps nurses communicate effectively about patient care. तो नेंडा क्या है जी? अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन इंटरनेशनल इसका मुहफ़्फ़ है और इसका काम में फोकस करता है ये जी नर्सिंग टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्डाइज्ड नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाता है ये, और इसका क्रूशियल रोल है स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज नर्सेस के लिए बनाना, और जिसको नर्सेस क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टिवली अबाउट पेशेंट केयर। ठीक है जी। मिशन क्या है नेंडा का? फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट, refinement, dissemination and use of standardized nursing diagnostic terminologies। इसका मिशन यह है कि नर्सिंग डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजी जो एक्सटेंडाइज्ड वेज में यूज की जाए और उसकी डेवलपमेंट की जाए। पर्पज है इसके जी प्रोमोटिंग द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस वर्ल्ड वाइड टू इंश्योर एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। पर्पज भी इसका यही है कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए, जिनको एफिशिएंटली कम्युनिकेट किया जाए नर्सिंग प्रैक्टिस में। और इनके फंक्शंस और एक्टिविटीज क्या हैं? ये नर्सिंग डायग्नोसिस को डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं नर्सेस के लिए, और एजुकेशन और एजुकेट करते हैं नर्सेस को, और पब्लिकेशंस इनके मेन फंक्शंस में आता है। अब चलते हैं जी आज के यूनिट का जो मेन टॉपिक है FHP, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। FHP क्या चीज है? फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इज ए कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय नर्सिंग थ्योरिस्ट मर्जरी गॉर्डन। FHP को डेवलप किया किसने जी? मर्जरी गॉर्डन ने। इट इज यूज्ड बाय नर्सेस to organize and interpret information obtained during a patient assessment। इसको नर्सेस जो है यूज करते हैं किसके लिए जी? ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, जो हम नर्सिंग असेसमेंट के दौरान जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए। The framework is designed to capture a holistic view of an individual's health by examining various aspects of their life। FHP में हम किसी भी पेशेंट या किसी भी इंडिविजुअल के मुख्तलिफ लाइफ के उसके जो पहलू हैं उसके बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं। ईच फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, जो 11 हेल्थ पैटर्न है हमारे पास, जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बारे में ये कह रहा है ईच फंक्शनल हेल्थ पैटर्न रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंट एरिया ऑफ फोकस। हर जो
FHP का जो यूनिट है वो डिफरेंट एरिया को फोकस करता है, प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू अंडरस्टैंड ए पर्सन हेल्थ स्टेटस, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को कि किसी भी बंदे की हेल्थ स्टेटस को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, और एट द एंड इस सब का यही वो होता है कि इंडिविजुअलाइज्ड सेंटर्ड पेशेंट केयर दी जाए। चलें जी, अभी देखते हैं कि हमारे पास 11 FHP के 11 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम इसको अब देखते हैं। नंबर 1 FHP के जो पार्ट है हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट। ये क्या है जी? फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल्स परसीव्ड हेल्थ एंड देयर बिहेवियर रिलेटेड टू हेल्थ मेंटेनेंस। ये जो FHP का पार्ट है ये फोकस करता है किसी भी इंडिविजुअल्स का कि वो हेल्थ को किस तरह से परसीव करता है, उसके ख्याल में हेल्थ क्या चीज है, और उसका बिहेवियर हेल्थ मेंटेनेंस की तरफ, हेल्थ की प्रमोशन, अपने हेल्थ की वेलनेस की तरफ उसका बिहेवियर क्या है। नंबर 1 पार्ट ये था। फिर न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक सेकेंड FHP है एग्जामिन्स द इंडिविजुअल्स टिपिकल फूड एंड फ्लूड इनटेक, के इंडिविजुअल क्या टिपिकली फूड और जो लिक्विड फॉर्म में फूड लेता है वो उसका इनटेक किस तरह है, उसका पैटर्न्स किस तरह है, पैटर्न ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म, और जो वो इनटेक करता है उसका पैटर्न मेटाबॉलिज्म का किस तरह है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दीज पैटर्न्स, और इन चीजों को कौन कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करती है, क्या उसका डाइटरी बिहेवियर किस तरह है, और उसके डाइटरी बिहेवियर को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर थर्ड है जी FHP एलिमिनेशन। इस पैटर्न में हम देखते हैं एड्रेसेस पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और स्किन। हमारा जो एलिमिनेशन पैटर्न है, हमारे जो एलिमिनेशन है हमारी बॉडी से मेनली 3 जरियों से होती है, यूरिनरी, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसे हेपेटिक एलिमिनेशन भी कहा जाता है, यूरिनरी मींस यूरिन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या हेपेटिक मींस फीसिस, एंड स्किन पर्सपायरेशन में जो हम स्किन से जो स्वेटिंग होती है या जो हम एयर इनहेल आउट इन करते हैं, इससे भी कुछ कुछ एलिमिनेशन होती हैं, वो स्किन वाले में काउंट होती हैं। एंड एनी इश्यूज रिलेटेड टू एलिमिनेशन, और हम देखते हैं कि उसके एलिमिनेशन पैटर्न में एलिमिनेशन किस तरह से है, हो रही है, नहीं हो रही, कम है, ज्यादा है, इनटेक कितना है, एलिमिनेशन कितना है, तो ये हम FHP के एलिमिनेशन पैटर्न में काउंट करते हैं। फिर एक्टिविटी एक्सरसाइज, असेस पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज, हम उस इंडिविजुअल का असेस करते हैं कि वो एक्सरसाइज करता है, नहीं करता, उसका लाइफ पैटर्न क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या एक्टिव है। एक्टिविटी, लीजर एंड रिक्रिएशन। एक्टिविटी एक्सरसाइज में हम किसी भी इंडिविजुअल के एक्सरसाइज पैटर्न को देखते हैं, उसके एक्टिविटीज को मेजर करते हैं। लीजर एंड रिक्रिएशन, कि वो उसका खेल कूदना, एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें एक्टिविटी एक्सरसाइज में आ जाती हैं। स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न फोकसेस ऑन पैटर्न ऑफ स्लीप, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। इस पैटर्न में आ जाता है जी स्लीप, रेस्ट और रिलैक्सेशन। फिर कॉग्निटिव परसेप्चुअल, एग्जामिन सेंसरी परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव पैटर्न्स इंक्लूडिंग थॉट प्रोसेसेस, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। कॉग्निटिव परसेप्चुअल जो पैटर्न है उसमें हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल की मेमोरी किस तरह से है, उसको चीजें याद रहती हैं, नहीं रहती, उसका थॉट प्रोसेस क्या है अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपने हेल्थ को लेके, उसका परसेप्शन, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, और वो डिसीजन मेकिंग किस तरह करता है, डिसीजन मेकिंग उसकी किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है। इन सब चीजों को हम कॉग्निटिव परसेप्चुअल में देखते हैं। फिर थर्ड है जी सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कंसेप्ट, एक्सप्लोर्स द इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कंसेप्ट एंड बॉडी इमेज। अपने बारे में उसका क्या राय है, वो खुद को एम्पावर समझता है,
इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स में है, सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स में है, उसके अपने बारे में क्या राय है, अपने बारे में क्या कंसेप्ट्स हैं, उसके बॉडी इमेज और ये सब चीजों के लिए। फिर 8th है जी रोल रिलेशनशिप, एग्जामिन्स पैटर्न्स ऑफ रोल एंगेजमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग फैमिली, वर्क एंड सोशल कनेक्शंस। किसी भी इंडिविजुअल का हम एग्जामिन करते हैं कि उसका रोल रिलेशनशिप क्या है, फैमिली के साथ उसका किस तरह से रोल रिलेशनशिप है, अपने काम के साथ, जो जॉब करता है उसके साथ उसके क्या बिहेवियर है, काम पे जाता है नहीं जाता, वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से लेता है, और सोशल कनेक्शंस उसके किस तरह से हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, उसका एटीट्यूड बिहेवियर लोगों के साथ और लोगों का उसके साथ किस तरह से है। फिर सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्टिव, इस पैटर्न में एड्रेस करते हैं हम सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन को, इंक्लूडिंग सेक्सुअल हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। फिर 10th है जी कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस, फोकसेस ऑन हाउ द इंडिविजुअल कोप्स विद स्ट्रेस, देयर एबिलिटी टू मैनेज इट। उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या उस पर कोई प्रेशर है तो उसको वो किस तरह से कोप करता है, उसको वो कैसे मैनेज करता है, कोई इश्यू है उसको वो कैसे मैनेज करता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर है, उसको वो कैसे मैनेज करता है। ये एफएचपी में हम किसी भी इंडिविजुअल का देखते हैं। फिर वैल्यू बिलीव्स, किसी भी इंडिविजुअल की वैल्यू बिलीव्स क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, नमाजी परहेजगार है कि नहीं है, किस तरह से उसका वैल्यूज है, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स ऑन लाइफस्टाइल, और उसका उस वैल्यू बिलीव्स का उसके लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट है और डिसीजन मेकिंग पे क्या इम्पैक्ट है। ये तो जस्ट एक नॉर्मल सी हमने डेफिनेशन की एफएचपी के जितने कंपोनेंट्स हैं 11 कंपोनेंट्स उसके। अब हम देखते हैं एफएचपी को ओवरव्यू करते हैं, कीपिंग इन माइंड नर्सिंग प्रोसेस कंपोनेंट्स। नर्सिंग प्रोसेस के जो कंपोनेंट्स हैं 5, उसके हिसाब से अब हम जरा से और डिटेल्ड में एफएचपी को देखते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास था फंक्शनल हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट। इस पैटर्न को जो पहला पार्ट था उसका एफएचपी का, उसको अब हम नर्सिंग प्रोसेस के साथ देखते हैं। असेसमेंट जो नर्सिंग प्रोसेस का पहला कंपोनेंट है, गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ देयर हेल्थ हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस। नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट में हम क्या करते थे कि इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करते थे पेशेंट का, और एफएचपी के हिसाब से हम क्या करेंगे कि गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट्स परसेप्शन, कि उसके अपने हेल्थ के बारे में क्या परसेप्शंस हैं, उसकी हैबिट्स क्या हैं और उसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, असेस पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड आइडेंटिफाई बेरियर्स टू कंसिडर कांस्टेंट हेल्थ मैनेजमेंट। हम इसकी एग्जांपल यह है कि पेशेंट एक्सरसाइज के बारे में उसके क्या मींस हेल्थ परसेप्शन है या हेल्थ मैनेजमेंट है, क्या वो एक्सरसाइज करता है नहीं करता, और उसकी डाइटरी बिहेवियर में उसकी डाइट तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक्सरसाइज करता है नहीं करता, वो अपना बीएमआई किस तरह से मेंटेन करता है। मींस असेसमेंट में हम वो सारा डेटा लेंगे कि हमें पता चल सके कि इसका हेल्थ परसेप्शन क्या है। और फिर डायग्नोसिस क्या होगी जी, फार्मूलेट ए नर्सिंग डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द असेसमेंट फाइंडिंग्स, जो हमने असेस किया उसके हिसाब से हम नर्सिंग डायग्नोसिस को फार्मूलेट करेंगे। एग्जाम्पल नर्सिंग डायग्नोसिस, इनइफेक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ टाइम ड्यू टू वर्क कमिटमेंट्स। वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ टाइम, उसके पास टाइम ही नहीं है। फिर प्लानिंग क्या है जी, प्लानिंग में हम देखेंगे डेवलप गोल्स एंड इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग में हम डेवलप करेंगे उसके लिए गोल्स एंड इंटरवेंशन टू इम्प्रूव हेल्थ परसेप्शन, कि उसकी हेल्थ परसेप्शन इम्प्रूव हो सके। और एग्जाम्पल क्या है इसकी जी, गोल पेशेंट विल एंगेज इन एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज 3 times a week. इंटरवेंशन, कोलैबोरेट ऑन ए रियलिस्टिक एक्सरसाइज प्लान। प्लानिंग में हम क्या करेंगे, हम उसके लिए प्लान करेंगे कि 30 मिनट एक्सरसाइज वो 3 times करें
30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज, हफ्ते में 3 टाइम्स वो 30 मिनट की एक्सरसाइज करें। इम्प्लीमेंटेशन हम फिर क्या करेंगे, पुट द प्लान इनटू एक्शन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एजुकेशन। एग्जाम्पल, encourage and support the patient in finding brief, effective exercise routines that fit into their work schedule। हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको एक्सरसाइज के लिए, जो वो ऑलरेडी बिजी है अपने जॉब में, लेकिन उसको हम एक्सरसाइज उस टाइम में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे जब वो फ्री होता है, और जो उसके शेड्यूल को देख के हम उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। Evaluation क्या होगी जी, assess the effectiveness of the interventions and adjust the plan as needed। Example, evaluate if the patient has incorporated exercise into their routine and modify the plan based on their progress। हम evaluate करेंगे जो हमने उसको प्लान बना के दिया, क्या उसने उस तरह से किया या नहीं किया, या हमें उस प्लान को मजीद मॉडिफाई करने की जरूरत है। ये पहला FHP का पहला कंपोनेंट था। 10 कंपोनेंट रहते हैं, वो अब हम एक एक करके देखते हैं इन नर्सिंग प्रोसेस में लाके। न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक को आप देखते हैं। न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक नाम से ही जाहिर है। असेसमेंट हम कैसे करेंगे, कलेक्ट डेटा ऑन द पेशेंट डाइटरी हैबिट, मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड वेट हिस्ट्री। हम असेस क्या करेंगे, असेसमेंट में हम कौन सा डेटा लेंगे पेशेंट से, उसकी डाइटरी हैबिट का, मेटाबॉलिक फंक्शंस का और वेट हिस्ट्री का। एग्जांपल, assess nutritional intake, ask about weight changes and inquire about any metabolic issue। मीन्स उसका हम न्यूट्रिशनल इनटेक का डेटा लेंगे कि, और फिर उसका वेट चेंजेस का डेटा उससे लेंगे कि पहले आपका वेट क्या था, अब क्या है, वेट गेन हुआ है, वेट लॉस हुआ है, और मेटाबॉलिक कोई इश्यूज है उसको, गैस्ट्रिक कोई इश्यू में कोई इश्यू मेटाबॉलिक रिलेटेड है। फिर डायग्नोसिस में हम आएंगे, डेवलप ए नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक हेल्थ। एग्जाम्पल, नर्सिंग डायग्नोसिस, imbalanced nutrition, more than body requirements related to exercise, related to excessive intake। डायग्नोस हमने क्या निकाली जी, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन, मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एक्सेसिव इनटेक। एंड मींस वो इनटेक बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसका जो एक्सरसाइज है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो कम है। फिर प्लान क्या करेंगे, सेट गोल्स एंड इंटरवेंशन टू एड्रेस न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक कंसर्न्स। एग्जांपल, गोल क्या करेंगे, हम सेट करेंगे, पेशेंट विल मेंटेन ए बैलेंस डाइट विद पोर्शन कंट्रोल। इंटरवेंशन, कोलैबोरेट ऑन ए पर्सनलाइज्ड मील प्लान। हम प्लान करेंगे जी उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड मील प्लान करेंगे, और उसका जो पोर्शन साइज है उसको हम कोशिश करेंगे कि वो कम से कम हो। पोर्शन साइज का मतलब यह है, अगर हम वो बड़ी प्लेट में या चाय का वो करते हैं, चाय का पोर्शन साइज के आपको मैं बताता हूं। अगर वो बड़े कप में चाय पीता है, मीन्स ये वाला कप, ये बड़ा कप, तो वो एक कप पिएगा, तो अल्टीमेटली इस बड़े कप में तो 3 कप जितना आता है, होटल के जो 3 कप होते हैं, हम उसका कप चेंज कर देंगे, छोटा कप उसके लिए ले आएंगे, बिल्कुल छोटा सा। इस कप के हिसाब से उस कप में 3 to 4 टाइम चाय आएगी, तो पोर्शन साइज कम होगा। तो ये एक मेंटली एक वो होता है, यार मैंने 1 कप चाय पी ली है। अगर वो ये पिएगा तो उसका पोर्शन साइजेस पे एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन छोटा कप लेगा तो उसका पोर्शन साइज उसी पे एडजस्ट हो जाएगा। Implementation, support the patient in making dietary changes, provide nutritional education। हम उसको न्यूट्रिशनल एजुकेट करेंगे कि आप अपना पोर्शन साइज कम करें, आप ये डाइट लो, ये नहीं लो, एक्सरसाइज करो। एग्जाम्पल, एजुकेट द पेशेंट ऑन पोर्शन साइजेस, encourage the consumption of fruits and vegetables। वो डाइट्स उसको हम इंडिविजुअलाइज प्लान करेंगे जिसमें सैटिस्फैक्टरी मेंटेन हो, जिसमें ग्लूकोज और फैट इनटेक कम हो, कंपोजिशन कम हो ग्लूकोज और फैट की। एवोल्यूशन क्या होगी जी, असेस चेंजेस इन द पेशेंट डाइट एंड मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, एडजस्टिंग द प्लान इफ नीडेड।
एग्जाम्पल है जी मॉनिटर वेट चेंजेस इन डाइटरी एडहेरेंस, मॉडिफाई द प्लान बेस्ड ऑन प्रोग्रेस। एवोल्यूएशन में हम क्या करेंगे जी, हमने जो प्लान किया था, जो इम्प्लीमेंट किया था, उसको देखेंगे, उससे उसके वेट कम हुआ नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर हम उस प्लान को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमें बेहतर आउटपुट मिले। फिर एलिमिनेशन पैटर्न है जी, असेस कलेक्ट असेसमेंट। एलिमिनेशन पैटर्न में असेसमेंट क्या होगी, कलेक्ट डेटा ऑन बाउल एंड यूरिनरी पैटर्न्स, असेस फॉर एनी डिस्कम्फर्ट। हम असेस करेंगे उसके बाउल और यूरिनरी पैटर्न्स को और असेस करेंगे कि कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है उसे। एग्जाम्पल, इंक्वायर अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स एंड एनी यूरिनरी डिस्कम्फर्ट। फिर है जी डायग्नोसिस, फार्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू एलिमिनेशन पैटर्न्स। एग्जाम्पल इसकी होगी जी, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो फ्लूइड इनटेक कम कर रहा है और उसके मूवमेंट्स कम हैं तो अल्टीमेटली उसे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। फिर प्लान हम क्या करेंगे कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड, एस्टेब्लिश गोल एंड इंटरवेंशन टू प्रोमोट रेगुलर एलिमिनेशन। एग्जाम्पल गोल, एग्जाम्पल क्या है जी, पेशेंट विल हैव ए बाउल मूवमेंट एटलीस्ट वंस ए डे। इंटरवेंशन क्या करेंगे, इनकरेज इंक्रीज फ्रूट इनटेक एंड फाइबर रिच फूड्स। कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए हम उसको इनकरेज करेंगे कि फ्रूट इनटेक ज्यादा लो और फाइबर रिच फूड्स लो। फाइबर रिच फ्रूट्स क्या कौन से होते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मीन्स के जब फाइबर रिच फूड होते हैं जिसमें जब एलिमिनेशन होती है तो ज्यादा आउटपुट होते हैं और कम मीन्स एब्जॉर्ब होने वाले जो प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं और आउटपुट ज्यादा होती है। इम्प्लीमेंटेशन जी, सपोर्ट द पेशेंट इन मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रोवाइड एजुकेशन ऑन हेल्दी एलिमिनेशन हैबिट्स। फिर एग्जाम्पल इसकी होगी जी, एजुकेट द पेशेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन एंड हाई फाइबर डाइट फॉर बाउल हेल्थ। अगर वो कॉन्स्टिपेटेड है तो उसको हम बताएंगे कि पानी की क्या क्या एजुकेट करेंगे, क्या क्या फायदे हैं और फाइबर डाइट खाने से आपको क्या क्या फायदे होने हैं। फिर एवोल्यूएशन में क्या करेंगे जी, एवोल्यूएशन असेस चेंजेस इन एलिमिनेशन पैटर्न एंड कंफर्ट एडजस्टिंग द प्लान इफ नीडेड, monitor bowel movement and assess for any improvement in comfort, modify the plan based on outcomes। हमने उन जो उसको प्लान और इंटरवीन करके दिया था कि आप पानी का इंटेक ज्यादा करो, फाइबर डाइट का ज्यादा करो, उसका क्या रिजल्ट आया है, उसका कॉन्स्टिपेशन कम हुई, उसका पेन रिलीव हुआ नहीं हुआ। अगर कम रिलीव हुआ है तो हम मजीद अपने प्लान को एक्सटेंड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे कि और ज्यादा बेहतर रिजल्ट हम हासिल कर सकें। फिर है जी एक्सरसाइज, एक्टिविटी एक्सरसाइज। एक्टिविटी एक्सरसाइज असेस हम क्या करेंगे एक्टिविटी एक्सरसाइज में, कलेक्ट डेटा ऑन द पेशेंट्स करंट एक्टिविटी लेवल, एक्सरसाइज हैबिट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। एग्जाम्पल क्या है जी इसकी, आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज, assess for any barriers to physical activity। हम देखेंगे कि हम उससे असेसमेंट, एक्टिविटी एक्सरसाइज की असेसमेंट के दौरान हम उससे ये सारा डेटा लेंगे कि वो एक्सरसाइज करता है नहीं, उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या हैं, या उसमें कोई ऐसी चीज है जो उसको मीन्स इन चीजों से रोक रही हो। फॉर एग्जाम्पल कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, या कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसी एंगेजमेंट जिसकी वजह से उसके पास टाइम ही ना हो। फिर डायग्नोसिस क्या बनेगी, फार्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न। फॉर एग्जांपल नर्सिंग डायग्नोस क्या होगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रिलेटेड टू लैक ऑफ मोटिवेशन, मींस खाता पीता है और एंजॉय करता है, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये लोग मींस इन लोगों ने कुछ भी नहीं करना होता, काम 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 और सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है और ज्यादातर हम लोग हेल्थ वाले इन्हीं मसाइल की वजह से ही मरते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन पे अब आएंगे जी, इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट द पेशेंट इन एडॉप्टिंग ए मोर एक्टिव लाइफस्टाइल, प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन एक्सरसाइज ऑप्शन। हम इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे कि एक्सरसाइज करो,
इसके क्या क्या फायदे हैं? फॉर एग्जाम्पल, रिकमेंड एक्टिविटीज द पेशेंट एंजॉयज एंड कैन इजीली इनकॉर्पोरेट इनटू देयर रूटीन। हम उसको वो एक्सरसाइजेज या उन चीजों को एजुकेट करेंगे जिसके करने से उसे खुद भी अच्छा फील होता है और वो उसे मीन्स अच्छा लगता है लाइफस्टाइल एडॉप्ट करने में सब, और एक्सरसाइज ऑप्शंस, और वो अपने रूटीन के दौरान वो काम कर सके। इवोल्यूएशन हम क्या करें जी? असेस चेंजेस इन द पेशेंट्स एक्टिविटी लेवल एंड एडजस्ट द प्लान एज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर एक्सरसाइज adherences, assess improvement in overall activity, modify the plan based on progress। हम असेस करेंगे हमने जो उसको प्लान और इम्प्लीमेंट करके दिया कि आप ये एक्सरसाइजें करो, ये काम करो, क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है और आउटपुट उसका उस तरह नहीं आ रहा जो हम चाह रहे थे, जो उसकी बेटरमेंट के लिए हो, तो हम अपने प्लान को मजीद मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा आउटपुट हमें मिल सके। फिफ्थ पैटर्न है जी स्लीप रेस्ट पैटर्न। इसमें हम असेसमेंट क्या करते हैं, हम कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं जी? स्लीप पैटर्न का और क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड एनी फैक्टर अफेक्टिंग रेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे इंक्वायर अबाउट स्लीप ड्यूरेशन, वो कितने टाइम तक सोता है, डिफिकल्टी, नींद आने में उसको कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, एनी स्ट्रेसर इम्पैक्टिंग रेस्ट, कोई ऐसा स्ट्रेस तो नहीं है जो उसके रेस्ट पे इम्पैक्ट करता हो। ये डेटा हम असेसमेंट के दौरान स्लीप रेस्ट पैटर्न का उससे लेंगे। फिर डायग्नोसिस हम क्या फॉर्मुलेट करेंगे रिलेटेड टू स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, कि डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। उसको नींद नहीं आ रही है, स्लीप रेस्ट में उसके इश्यू है ड्यू टू स्ट्रेस। जैसे आजकल इलेक्शंस के सीजन है, आपको पता है 2-3 दिन बाद इलेक्शन होने हैं, तो जितने उम्मीदवार हैं आजकल वो स्लीप रेस्ट पैटर्न उनका बहुत डिस्टर्ब है। तो स्ट्रेस क्या है उनके लिए? उनके लिए स्ट्रेस है जी इलेक्शन। जब तक 8 फरवरी नहीं गुजरेगा उनकी नींदें डिस्टर्ब ही रहेंगी। प्लान क्या करेंगे? सेट गोल एंड इंटरवेंशन टू इंप्रूव स्लीप एंड रेस्ट। एग्जाम्पल, पेशेंट विल अचीव 7 to 8 hours ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप। उसको मिलनी चाहिए 7 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप। और उसको हम क्या करेंगे प्लानिंग में? टीच करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम उसको टीच करेंगे। Implementation support the patient in adopting healthy sleep habits, provide education and relaxation। एग्जाम्पल क्या है जी इसके? encourage a constant sleep schedule, teach relaxation exercises before bedtime, relaxation exercises को बताएंगे और उसे कहेंगे अपना मोबाइल बंद कर दिया करो 9 बजे, तो अच्छे से नींद आ ही जाएगी। एवोल्यूएशन जी, एवोल्यूएट करेंगे, असेस improvements in sleep quality and adjust the plan as needed। एग्जाम्पल है जी इसका, मॉनिटर चेंजेस इन sleep pattern and inquire about stress levels, modify the plan based on outcomes। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी कॉग्निटिव परसेप्चुअल असेसमेंट। क्या करेंगे जी इसमें? हम डेटा कलेक्ट करेंगे उसका कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी और सेंसरी परसेप्शंस पे। फॉर एग्जाम्पल जी असेस करेंगे इन के अबाउट मेमोरी इश्यूज, चेंजेस इन परसेप्शन, कोई इश्यू तो नहीं है उसको कॉग्निटिव फंक्शन में, मेमोरी में, सेंसरी परसेप्शंस में। फिर डायग्नोस क्या होगा जी? हम फॉर्मुलेट करेंगे नर्सिंग डायग्नोस रिलेटेड टू कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल पैटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे इम्पेयर्ड मेमोरी रिलेटेड टू एजिंग प्रोसेस, उम्र की वजह से उसकी मेमोरी जो है इम्पेयर्ड हो रही है रिलेटेड टू एज प्रोसेस। और प्लान क्या करेंगे? एस्टेब्लिश गोल्स एंड इंटरवेंशन टू सपोर्ट कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट विल यूज मेमोरी एड्स टू इंप्रूव रिकॉल, इंटरवेंशन, प्रोवाइड मेमोरी एनहेंसमेंट टेक्निक्स। फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा जी? सपोर्ट द पेशेंट इन अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजीज टू इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन। For example, encourage the use of memory aids such as calendars and reminder apps। मेमोरी को उसको बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे कि उसका कॉग्निटिव परसेप्चुअल जो है, जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, मेमोरी है, सेंसरी परसेप्शंस हैं, वो बढ़ जाएं।
और evaluate हम क्या करेंगे जी, assess improvement in cognitive function and adjust the plan as needed. For example, monitor the patient ability to recall information and adopt the plan based on observed changes. 7th है हमारे पास जी, सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट असेसमेंट. क्या करेंगे हम इसमें जी, डेटा कलेक्ट करेंगे सेल्फ पेशेंट की सेल्फ इमेज का, कॉन्फिडेंस और फीलिंग्स अबाउट देयर एबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, इंक्वायर अबाउट द पेशेंट सेल्फ परसेप्शन एंड एनी चैलेंजेस टू देयर सेल्फ स्टीम. फिर डायग्नोसिस में आएगा जी, फार्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू रिसेंट वेट गेन. डिस्टर्ब बॉडी इमेज का मतलब है उसे बैकएक हो रही है, उठ नहीं सकता, बेड पे लेट चुका है ज्यादा वजन उठाने की वजह से. ठीक है. प्लानिंग सेट गोल्स एंड इंटरवेंशंस टू सपोर्ट ए पॉजिटिव सेल्फ इमेज. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट गोल क्या होगा हमारा जी, पेशेंट विल एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद देयर बॉडी. इंटरवेंशन encourage positive affirmation and self care practices. Implementation में क्या आई जाएगी जी, support the patient in improving self perception. हम सपोर्ट करेंगे पेशेंट को कि वो सेल्फ परसेप्शन को अपने इंप्रूव करे. प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर सेल्फ केयर, और उसको हम प्रोवाइड करेंगे रिसोर्सेज सेल्फ केयर के लिए, उसे एजुकेट करेंगे. एग्जाम्पल क्या होगा जी, एनकरेज सेल्फ केयर एक्टिविटीज दैट प्रोमोट ए पॉजिटिव बॉडी इमेज. हम एनकरेज करेंगे उसको ऐसी एक्टिविटीज, सेल्फ केयर एक्टिविटीज करने के लिए जो प्रोमोट करता है बॉडी पॉजिटिव बॉडी इमेज के लिए. एवोल्यूशन में हम क्या करेंगे जी, असेस चेंजेस इन सेल्फ परसेप्शन. हम असेस करेंगे जो हमने प्लान और इम्प्लीमेंटेशन की है, हम उसमें असेस करेंगे सेल्फ परसेप्शन और एडजस्ट द प्लान एज नीडेड. एग्जाम्पल के तौर पे, मॉनिटर द पेशेंट सेल्फ टॉक एंड इंक्वायर अबाउट चेंजेस इन बॉडी इमेज. मॉडिफाई द प्लान बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड आउटकम्स. हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट सेल्फ टॉक और इंक्वायर अबाउट चेंजेस इन बॉडी इमेज. हम जो इवेल्युएट करेंगे कि आया उसके बॉडी इमेज में कोई चेंजेस आई, उसके जो उसके सेल्फ परसेप्शन था उसमें कोई चेंजेस आई, जो हमने प्लान और इंटरवीन किया था क्या उसमें मजीद कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है. तो एवेल्युएशन में हम ये चीज देखेंगे. रोल रिलेशनशिप. रोल रिलेशनशिप जो FHP का 8वां पैटर्न है, इसमें हम असेसमेंट में कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे पेशेंट का, इंक्लूडिंग फैमिली और वर्क डायनामिक्स का डेटा लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इंक्वायर अबाउट द पेशेंट्स रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वर्क एंड सेटिस्फेक्शन इन रिलेशनशिप्स. फिर डायग्नोसिस हम क्या फार्मुलेट करेंगे, फार्मुलेट डायग्नोसिस रिलेटेड टू रोल, एंगेजमेंट्स एंड रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल होगा जी, impaired social interaction related to long working hours. मीन्स वो अपने दोस्त अहबाब से, अपने मोहल्ले के लोगों से या जो कम्युनिटी में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो उसके इम्पेयर्ड हो चुकी है. मीन्स नहीं अटेंड कर पा रहा क्योंकि उसके लॉन्ग वर्किंग आवर्स है. सुबह जाता सवेरे है ड्यूटी पे और जब आता है शाम को तो लोग सो चुके होते हैं या लोग अपने घरों में होते हैं. इसकी मुलाकात या मीटिंग ही नहीं हो पाती. प्लानिंग क्या करेंगे जी, एस्टेब्लिश गोल एंड इंटरवेंशन टू एनहांस रोल एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल, पेशेंट विल बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ. इंटरवेंशन क्या होगी, कोलैबोरेट ऑन टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. हम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे वर्क करेंगे उसके. और evaluate क्या करेंगे जी, assess improvement in role balance and relationship satisfaction, adjusting the plan as needed. For example, monitor changes in the patient work-life balance and inquire about improvement in social interaction. Modify the plan based on observation observed outcomes. हम देखेंगे कि हम उसके जो रोल रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप है या वर्क
जो लोड है उसका, जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहा, वहां पे इश्यूज है, हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे और ऐसे प्लान्स बनाएंगे कि वो अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली, अपने यार दोस्तों को भी टाइम दे सके और वो इश्यूज हल हों। और उन प्लान और एवेल्युएशन में हम क्या देखते हैं, जो हमने प्लान बनाया, जो इम्प्लीमेंट कराया, क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है या हमें वो आउटकम्स मिल चुके हैं जो हम चाहते थे, जो पेशेंट या इंडिविजुअल की बेटरमेंट के लिए। 9th पेज इज सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्टिव। इसमें हम असेसमेंट के दौरान कौन सा डेटा लेंगे पेशेंट का, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री का और फैमिली प्लानिंग प्रेफरेंसेस का। एग्जाम्पल के तौर पे हम उससे इंक्वायर क्या करेंगे, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्टिव गोल्स एंड एनी कंसर्न्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। डायग्नोसिस में क्या आएगा हमारे पास, formulate nursing diagnosis related to sexuality and reproductive health. For example, sexual dysfunction related to stress. डायग्नोस में अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो डायग्नोस, नर्सिंग डायग्नोस कैसे होगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू स्ट्रेस। प्लानिंग में क्या आएगा जी, establish goal and intervention to address sexual health and reproductive concern. For example क्या होगा जी, गोल हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल पेशेंट विल रिपोर्ट इम्प्रूव सेक्सुअल फंक्शन, इंटरवेंशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। हम वो टेक्निक्स उसे बताएंगे कि स्ट्रेस उसका मैनेज हो सके और उसकी सेक्सुअल लाइफ बेटर हो। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, सपोर्ट द पेशेंट इन एड्रेसिंग सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न्स, प्रोवाइड रिसोर्सेज ऑन स्ट्रेस रिडक्शन। Example, encourage open communication with a partner and teach stress reducing techniques. उसको हम कहेंगे अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेट करो और उसे हम टीच करेंगे स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स के, स्ट्रेस किस किस तरह से रिड्यूस होता है। और एवेल्युएशन में क्या आएगा जी, हम असेस चेंजेस वो असेस करेंगे जो हमने प्लान और इम्प्लीमेंट करके उसे दिए हैं, और मॉनिटर करेंगे कि उसका सेक्सुअल जो फंक्शन है और इंक्वायर करेंगे कि उसका सेक्सुअल फंक्शन और स्ट्रेस लेवल कम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हमें अपने जो प्लान बनाया था हमने उसके बेटरमेंट के लिए उस प्लान ने वर्क किया या हमें उस प्लान को मॉडिफाई करने की जरूरत है। कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस 10th पैटर्न है ये FHP का। इसमें असेसमेंट के दौरान हम कौन सा डेटा लेंगे, पेशेंट्स के स्ट्रेसर्स का, कोपिंग मैकेनिज्म का और ओवरऑल स्ट्रेस टॉलरेंस का। कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस में हम ये सारा डेटा लेंगे। फॉर एग्जांपल हम इंक्वायर करेंगे पेशेंट से, इंक्वायर अबाउट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस किस वजह से है, कोपिंग स्ट्रेटेजीज और उनको हम किस तरह से उस स्ट्रेस को कोप करेंगे, एंड द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन डेली लाइफ, और डेली लाइफ पे स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट है। एज्यूम करते हैं नर्सेज को हॉस्पिटल में स्ट्रेस किस वजह से होता है, और जी मेरी नाइट ड्यूटी लग गई, मेरी तो इवनिंग बनती थी, मॉर्निंग बनती थी, मुझे पीड्स और मेडिसिन में नहीं करनी, मुझे तो रिलैक्स वार्ड में, आर्थो में या सर्जिकल में करनी है, तो हम उसको देखेंगे स्ट्रेस ट्रिगरिंग एजेंट क्या है। फिर हम डायग्नोस में क्या फॉर्मुलेट करेंगे, नर्सिंग डायग्नोस रिलेटेड टू कोपिंग स्ट्रेस एंड टॉलरेंस। एग्जाम्पल नर्सिंग डायग्नोस क्या आएगी हमारे पास, इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू हाई लेवल्स ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, ये हमारे पास आ जाएगी नर्सिंग डायग्नोस के, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। और प्लान क्या करेंगे, स्टेब्लिश गोल्स एंड इंटरवेंशन टू इंप्रूव कोपिंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। फॉर एग्जांपल गोल क्या होगा, पेशेंट विल यूटिलाइज इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज, इंटरवेंशन, टीच स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स। पेशेंट को हम स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स सिखाएंगे, एजुकेट करेंगे। और अगर नर्स ड्यूटी नर्स के लिए है तो नर्सिंग सुपरडेंट साहिबा के पास जाए और बताए या तो मुझे स्टाफ ज्यादा हो पीड्स में या फिर मेरी ड्यूटी चेंज कर दो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट द पेशेंट इन डेवलपिंग इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज,
provide stress management resources. For example, encourage mindfulness practices and assist in developing coping mechanism. Evaluation क्या होगी जी? Assess changes in coping skills and stress tolerance, adjusting the plan as needed. For example, monitor the patient's ability to manage stress and inquire about improvements in coping mechanism. Modify the plan based on observed outcome. इस पूरी स्लाइड का मतन यही है कि हमने जितने हमारे स्ट्रेस है उन स्ट्रेसर्स को हमने किस तरह से कोप करना है, किस तरह से हमने उन स्ट्रेसर से निकलना है और एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारनी है. वैल्यू बिलीफ असेसमेंट के दौरान हम पेशेंट के वैल्यू बिलीफ के डेटा में क्या क्या लेंगे जी? पेशेंट की क्या वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या हैं, हम ये डेटा असेसमेंट के दौरान कलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल, इंक्वायर अबाउट द पेशेंट्स स्पिरिचुअल बिलीव्स, वैल्यूज एंड द रोल ऑफ दीज इन डिसीजन मेकिंग. डायग्नोसिस क्या होगी जी? फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू वैल्यूज, बिलीव्स एंड हेल्थ, स्पिरिचुअल health. Example, nursing diagnose spiritual stress related to recent life changes. Spiritual stress life changes क्या हो सकते हैं? कोई रिश्तेदार, कोई क्लोज बंदा मर गया है, कोई इस तरह से कोई और इंसिडेंट हो गया है. ठीक है. प्लानिंग में होगा जी एस्टेब्लिश गोल्स एंड इंटरवेंशन टू सपोर्ट स्पिरिचुअल वेलबीइंग. एग्जाम्पल, गोल क्या होगा? पेशेंट विल फाइंड स्पिरिचुअल कंफर्ट इन डेली लाइफ. इंटरवेंशन क्या होगी जी? प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर स्पिरिचुअल सपोर्ट. इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट द पेशेंट इन कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस. एग्जाम्पल, encourage engagement in religious and spiritual activities that bring comfort. उस मुसलमान है तो उसको मस्जिद और तबलीग का रास्ता दिखाना है कि वो मेंटली तौर पे और ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे कंफर्ट में आ जाएगा. इवेल्युएट करेंगे जी असेस चेंजेस इन स्पिरिचुअल वेलबीइंग, एडजस्टिंग द प्लान एज नीडेड. मॉनिटर द एग्जाम्पल क्या है जी? मॉनिटर द पेशेंट कनेक्शन विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड इंक्वायर अबाउट इंप्रूवमेंट इन स्पिरिचुअल कंफर्ट एंड मॉडिफाई द प्लान बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड आउटकम्स. अब हम जी एफएचपी के इन्हीं 11 पैटर्न्स को हम देखेंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटेड, जो नर्सिंग डायग्नोज है, वेलनेस, रिस्क एंड एक्चुअल डायग्नोज. उसके हिसाब से अब हम एफएचपी का ओवरव्यू करेंगे वन बाय वन. नंबर 1 है जी हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट. सब्जेक्टिव डेटा हम क्या करेंगे? पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ देयर हेल्थ स्टेटस. हम सब्जेक्टिव डेटा क्या लेंगे? जो पेशेंट खुद बताएगा पेशेंट परसेप्शन क्या है हेल्थ के बारे में. हैबिट और प्रैक्टिसेस क्या है उसकी हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में. अवेयरनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, उसको अवेयरनेस है कि नहीं है, वो अपना सारा डेटा बताएगा. और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा? जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से लेंगे, वाइटल साइंस, लैब रिपोर्ट से, मेजरेबल जितना डेटा है वो जो हम कलेक्ट करेंगे. ऑब्जेक्टिव डेटा, रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ केयर विजिट एंड स्क्रीनिंग, वो कितनी बार हेल्थ केयर विजिट किया उसने और टेस्ट वगैरह कराए. कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर साहब ने उनको मेडिकेशन या ट्रीटमेंट दी थी वो उसने ली नहीं ली, क्या कंप्लायंस थी उसकी. लाइफ स्टाइल चॉइसेस अफेक्टिंग हेल्थ, उसकी लाइफ स्टाइल चॉइसेस क्या हैं हेल्थ परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग. एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में हम वेलनेस डायग्नोस क्या होगी हमारी? वेलनेस का मतलब है ठीक. रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड हेल्थ मैनेजमेंट, कि वो रेडी है कि अपनी हेल्थ मैनेजमेंट को एनहेंस करे, बढ़ाए, अपनी हेल्थ को अच्छा करे. रिस्क डायग्नोस क्या होगी जी? रिस्क फॉर इनइफेक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ अवेयरनेस. रिस्क मैनेजमेंट यही है कि उसे तो पता ही नहीं है कि हेल्थ क्या चीज है, उसने क्या हेल्थ प्रैक्टिसेस करनी है, साफ रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, क्या करना है. फिर एक्चुअल डायग्नोसिस क्या आएगा जी? इनइफेक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस.
फिर नेक्स्ट हम चलते हैं जी न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक, जो न्यूट्रिशन के बारे में अब हम जो एफएचपी है उसके बारे में हम सब्जेक्टिव डेटा लेंगे, डाइटरी हैबिट उसकी उससे पूछेंगे डाइटरी हैबिट क्या प्रेफरेंसेस, रिस्ट्रिक्शंस, उसको अच्छा क्या लगता है या उसको क्या रेस्ट्रिक्शंस है। कुछ जैसे हिंदू लोग हैं वो गाय वाय ये गोश्त नहीं खाते, ज्यादातर वो वेजिटेबल लवर्स होते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो अल्टीमेटली उनका क्या होगा, प्रोटीन की कमी होती है उन लोगों में। इस तरह से चेंजेस इन वेट एंड न्यूट्रिशनल कंसर्न्स, नॉलेज अबाउट हेल्थी ईटिंग। सब्जेक्टिव डेटा में ये सारा डेटा हम लेंगे और ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करेंगे। एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब है हाइट, वेट और बीएमआई। लेबोरेटरी वैल्यूज देखेंगे उसकी, ग्लूकोज की, कोलेस्ट्रॉल की, और डाइटरी इंटेक रिकॉर्ड्स देखेंगे उसका। अब चूंकि ये न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक है तो न्यूट्रिशन के रिलेटेड जितनी चीजें हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा हम ले लेंगे। और एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगी इसके रिलेटेड, वेलनेस डायग्नोस क्या होगी जी, वेलनेस मीन्स वो रेडी है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड न्यूट्रिशन, क्या वो न्यूट्रिशन लेना चाह रहा है, एनहेंस्ड रेडी है और वेल है वो। और रिस्क डायग्नोस क्या होगी जी, रिस्क डायग्नोस ये या तो वो ले ही नहीं रहा डाइट, या ले रहा है तो बहुत ज्यादा डाइट वो ले रहा है। और एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस क्या है जी, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस हमारे पास यह है कि वो तो इम्बेलेंस न्यूट्रिशन है जी, वो तो उतना नहीं ले रहा जितना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास थर्ड जो एफएचपी के पैटर्न है, एलिमिनेशन। सब्जेक्टिव डेटा में हम उससे कौन सा डेटा लेंगे जी, बाउल और ब्लैडर हैबिट्स क्या है उसकी, प्रेजेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, पेन ड्यूरिंग एलिमिनेशन, कोई पेंशन तो नहीं होता, दर्द तो नहीं होता। और थर्ड है जी चेंजेस इन यूरिनरी और बाउल पैटर्न्स, उसके यूरिनरी या बाउल पैटर्न्स में कोई चेंजेस तो नहीं है। फिर जी हम उसका ऑब्जेक्टिव डेटा लेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा में उससे हम पूछेंगे कि ऑब्जर्वेशन हम करेंगे बाउल मूवमेंट्स की और यूरिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, और रिपोर्ट्स हम देखेंगे उसको कोई रिपोर्ट्स में कोई डिस्कम्फर्ट या एलिमिनेशन का कोई इश्यू तो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ बाउल और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, छोटे पेशाब या मीन्स कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या इनकॉन्टिनेंस इन यूरिन तो नहीं है। और एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोस हम क्या निकालेंगे जी, वेलनेस में रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड एलिमिनेशन, और रिस्क डायग्नोस में क्या आएगा जी, रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि एलिमिनेशन में रिस्क डायग्नोस यही बनेगी, या तो कॉन्स्टिपेशन होगा गैस हेपेटिक एलिमिनेशन साइड से, और यूरिनरी साइड से हम देखेंगे तो क्या होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा। और एक्चुअल डायग्नोस क्या होगी जी, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, उसको इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक की वजह से कब्ज है, या फिर अगर यूरिनरी साइड से इनकॉन्टिनेंस देखेंगे कि कोई स्टोन है, कोई ट्यूमर है, क्या चीज है। ठीक है, ये था एलिमिनेशन पैटर्न। नेक्स्ट, अच्छा जी हमारे पास नेक्स्ट जो एफएचपी का पैटर्न है, एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न। सब्जेक्टिव डेटा हम इसमें क्या लेंगे कि पेशेंट की क्या परसेप्शन है एक्टिविटी लेवल के बारे में, एक्सरसाइज हैबिट्स के बारे में, प्रेफरेंसेस क्या हैं और बैरियर्स क्या हैं उसको, और चेंजेस इन मोबिलिटी और एक्टिविटी टॉलरेंस, और कौन सी चेंजेस हैं जो उसको एक्सरसाइज करने से रोक रही हैं, कोई डिसेबल है, या कौन से ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, या उसकी ड्यूटी शेड्यूल्ड कुछ इस तरह से है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा जी, हम ऑब्जर्व करेंगे उसकी मोबिलिटी को, गेट को, पोस्चर को, और डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे जी एक्सरसाइज रूटीन्स को, असेसमेंट ऑफ जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल स्ट्रेंथ। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोस क्या बनेगी इसकी जी, वेलनेस डायग्नोस है जी, वो रेडी है एनहेंस्ड फिजिकल एक्टिविटी के लिए। और रिस्क डायग्नोस क्या होगी जी, रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस। और एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस क्या होगी जी, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। फिर नेक्स्ट हमारे पास जी नेक्स्ट हमारे पास है जी स्लीप, स्लीप रेस्ट।
पैटर्न। सब्जेक्टिव डेटा क्या है जी? हम पेशेंट के परसेप्शन, उसके स्लीप क्वालिटी के बारे में, स्लीप पैटर्न्स के बारे में, ड्यूरेशन और डिस्टरबेंसेस और प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस अफेक्टिंग स्लीप, नींद के बारे में हम पता करेंगे कि कौन कौन सी उसकी सेल्फ परसेप्शन क्या है, नींद की क्वालिटी क्या है, पैटर्न क्या है, ड्यूरेशन क्या है, डिस्टरबेंस किस वजह से है या कौन से स्ट्रेसेस हैं जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है। और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है जी? हम ऑब्जर्व करेंगे उसके स्लीप पैटर्न और बिहेवियर को रिपोर्ट करेंगे कि वो उसको स्लीप क्यों नहीं आ रही, और साइन ऑफ फटीग और स्लीप डेप्रिवेशन। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है जी? वेलनेस डायग्नोस क्या हो जी? रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड स्लीप। पाकिस्तानी कौम तो वैसे भी रेडी रहती है वेलनेस डायग्नोस, ये वही डायग्नोस है जिसके लिए पूरी कौम हमारी रेडी रहती है एनहेंस स्लीप के लिए। रिस्क डायग्नोसिस में क्या होगा जी? रिस्क फॉर डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। और एक्चुअल डायग्नोस क्या होगी जी? डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। और कॉग्निटिव परसेप्चुअल हम देखेंगे, परसेप्शन उसकी कॉग्निटिव। पेशेंट के सब्जेक्टिव डेटा क्या होगा जी? सेल्फ परसेप्शन और कॉग्निटिव एबिलिटीज। और रिपोर्ट्स ऑफ मेमोरी चेंजेस आर डिफिकल्टीज, सेंसरी परसेप्शन एंड इनटॉलरेंस। ये तो सारा सब्जेक्टिव डेटा है जो पेशेंट देगा। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है जी? हम खुद ऑब्जर्व करेंगे कॉग्निटिव फंक्शन उसके, कॉग्निटिव टेस्टिंग रिजल्ट्स और रिपोर्ट ऑफ चेंजेस इन विजन एंड हियरिंग। कॉग्निटिव दिमाग के साथ है, अगर उसे सही दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे परसीव करेगा किसी चीज को, कौन सी चीज रिस्क हैजर्ड वाली है, और कैसे अगर उसे सही सुनाई नहीं दे रहा तो कैसे उसे पता चलेगा कि क्या चीज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगी? वेलनेस डायग्नोस क्या होगी जी? रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड कॉग्निटिव परसेप्चुअल फंक्शन। और रिस्क डायग्नोस क्या होगी जी? रिस्क फॉर इम्पेयर्ड मेमोरी। मींस कॉग्निटिव है तो कॉग्निटिव में अल्टीमेटली रिस्क क्या होगा? इम्पेयर्ड मेमोरी, उसको कुछ चीज याद नहीं रहती। और इम्पेयर्ड एक्चुअल डायग्नोस क्या होगी जी? एक्चुअल डायग्नोस भी यही बनेगी, इम्पेयर्ड मेमोरी। फिर साथ में जी सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कंसेप्ट। सब्जेक्टिव डेटा क्या है जी? पेशेंट के सेल्फ इमेज और फीलिंग्स अबाउट देमसेल्फ, उसके अपने बारे में क्या फीलिंग है। रिपोर्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्फ स्टीम, कोपिंग मैकेनिज्म एंड बॉडी इमेज कंसर्न्स। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा जी? जो हम लेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड सेल्फ केयर बिहेवियर्स। उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो अपने बिहेवियर, अपने सेल्फ केयर बिहेवियर उसका क्या है। रिपोर्ट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन विद सेल्फ इमेज। प्रेजेंस ऑफ कोपिंग स्ट्रेटेजीज। कोपिंग स्ट्रेटेजीज, वो किसी भी स्ट्रेसर्स को किस तरह से ओवरकम या कोप करने की कोशिश करता है। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे जी? वेलनेस डायग्नोस क्या होगी हमारे पास? रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड सेल्फ परसेप्शन। और रिस्क डायग्नोस क्या होगी जी? रिस्क फॉर डिस्टर्ब बॉडी इमेज। और एक्चुअल डायग्नोस डिस्टर्ब बॉडी इमेज। फिर रोल रिलेशनशिप एट जो कंपोनेंट एफएचपी का सब्जेक्टिव डेटा क्या होगा जी? पेशेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैमिली एंड वर्क, dissatisfaction with social relationships, changes in family or work dynamics. Objective data क्या होगा जी? Observation of interaction with family and colleagues, report of satisfaction and dissatisfaction with relationships, documentation of changes in roles. Associated nursing diagnose क्या बनेगी हमारे पास? Wellness diagnose, readiness for enhanced role performance. रिस्क डायग्नोस क्या होगी? रिस्क फॉर इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन। एक्चुअल डायग्नोस क्या होगी जी? इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रिलेटेड टू लॉन्ग वर्क आवर्स। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का सब्जेक्टिव डेटा हम लेंगे जी। पेशेंट सेक्सुअली हेल्थ और सेटिस्फाइड है कि नहीं, रिप्रोडक्टिव गोल्स और कंसर्न्स, कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस। जो सेक्सुअल रिलेटेड जितनी बातें हैं, जो सब्जेक्टिव डेटा हम लेंगे पेशेंट से। और फिर ऑब्जेक्टिव डेटा हम क्या करेंगे? रिपोर्ट ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन और सेटिस्फेक्शन। रिपोर्ट्स के जरिए भी हमें पता चल जाता है, लैब रिपोर्ट्स के जरिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री एंड फैमिली प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ साइन एंड सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस के रिलेटेड क्या होगी जी? वेलनेस डायग्नोस क्या होगी? रेडीनेस फॉर एनहेंस सेक्सुअल हेल्थ।
रिस्क डायग्नोसिस, रिस्क फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शन, और एक्चुअल डायग्नोस क्या है? सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन उसे है। स्ट्रेस मैनेज हो गया तो ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। 10th है जी कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस। सब्जेक्टिव डेटा है जी पेशेंट स्ट्रेसर्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेसर्स। हम पेशेंट से सब्जेक्टिव डेटा क्या कलेक्ट करेंगे? स्ट्रेसर्स और सोर्सेज क्या हैं स्ट्रेस के। कोपिंग मैकेनिज्म और स्ट्रेटेजीज पेशेंट के पास क्या है उस स्ट्रेस को कोप करने के लिए और उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। परसीव्ड एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा जी? ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर। स्ट्रेस में उसके बिहेवियर किस तरह से हो जाता है। रिपोर्ट्स ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म यूज्ड, फिजियोलॉजिकल साइंस ऑफ स्ट्रेस, एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस। अब वेलनेस नर्सिंग डायग्नोस क्या होगा जी? रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड कोपिंग। रिस्क डायग्नोसिस क्या होगा? रिस्क फॉर इनइफेक्टिव कोपिंग। एक्चुअल डायग्नोस क्या होगी जी? इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू हाई लेवल्स ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। 11th है जी हमारे पास वैल्यू बिलीफ। सब्जेक्टिव डेटा हम क्या लेंगे? पेशेंट पर्सनल बिलीव्स, वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी, परसेप्शन ऑफ मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा जी? ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगेजमेंट इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, reports of values influencing decision making, documentation of spiritual beliefs। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा जब हम ले लेते हैं पेशेंट का, फिर एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोस, हम वेलनेस डायग्नोस क्या आएगी हमारे पास? रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड स्पिरिचुअल वेलबींग। रिस्क डायग्नोस क्या होगी? रिस्क फॉर स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस। और एक्चुअल डायग्नोस क्या होगी जी? स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस रिलेटेड टू रिसेंट life changes. These examples demonstrates how subjective and objective data can be collected and utilized to formulate different type of nursing diagnosis within the context of each functional health pattern. The choice of wellness, risk or actual diagnosis depend on the patient's current health. ये था जी हम नर्सिंग डायग्नोस के जो कंपोनेंट्स थे उनके हिसाब से हम एफएचपी किस तरह से लेते हैं। और पर्पसेस, डिस्कस द पर्पसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एफएचपी एज ए टूल फॉर असेसमेंट फॉर पेशेंट। होलिस्टिक असेसमेंट है जी, इसमें हम उसका देखेंगे जी सोशल और रिलेशनशिप, होलिस्टिक जितनी अप्रोचेज होती हैं हम उसको असेस करेंगे। एक्सरसाइज करता है, उसके रोल रिलेशनशिप किस तरह से है। फिर ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन, हम डेटा कलेक्ट करेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। 11 एफएचपी को पैटर्न्स को यूज करके हम एक कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हमारे पास पेशेंट के बारे में आ जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ पैटर्न्स एंड डेविएशंस, हम हेल्थ पैटर्न और डेविएशंस के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पेशेंट के एक डिटेल्ड रिपोर्ट हम डेटा ले लेते हैं उसके बारे में। पेशेंट सेंटर्ड केयर, पेशेंट की जो सेंटर्ड केयर है, ये सारे डेटा का मतलब यही होता है कि पेशेंट को हम एक सेंटर्ड केयर दे सकें, पेशेंट के सारे प्रॉब्लम्स का इश्यू, जितने इश्यूज हैं उसको हम हल कर सकें। और एनहेंस्ड कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन जो है एनहेंस्ड हो, पेशेंट, डॉक्टर, नर्स और जो हेल्थ टीम है उनकी कम्युनिकेशन एनहेंस्ड हो। प्रिवेंटिव केयर और हेल्थ प्रमोशन, हम उसको प्रिवेंटिव केयर दे सकें और हेल्थ को प्रमोट कर सकें। पेशेंट एम्पावरमेंट, एफएचपी टूल को यूटिलाइज करने का एक मकसद ये भी है कि हम पेशेंट को एम्पावर करें कि उसके भी जो डिसीजंस हैं, उसकी जो वेलिंग है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, एक प्रॉपर वे के जरिए जब हम कोई काम करते हैं तो वहां पर हम एफिशिएंटली टाइम को भी मैनेज कर रहे होते हैं और एक अच्छा आउटपुट विद इन द टाइम फ्रेम हम लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, इतना एक प्रॉपर वे के जरिए हम
डेटा लेते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं और कंटिन्यू केयर इन फ्यूचर के लिए भी हम कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए भी प्रॉपर डेटा लेते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि पेशेंट की सेंटर्ड केयर हो, उसको उसको अच्छी केयर दी जा सके और फ्यूचर में भी हमारे पास इतना डेटा हो कि हम उसको अच्छी मींस प्रिवेंटिव केयर दे सकें। तो ये सेकंड टॉपिक था हमारे पास, एडवांस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग का, पोस्ट आर एन बी एस एन सेमेस्टर 1 का ये था जी, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न और नेंडा। आई होप आपको कुछ न कुछ तो समझ आया होगा, फिर भी कोई चीज रहती है तो आप मैसेजेस कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक के पेज पे आप कमेंट और मैसेज करेंगे, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।